Ja, hallo. How is the cooking? Same fun? Yeah, much more, man, much more. The cost also too much. Get me some. Want to try? Yeah, okay, done. साल 2012 में मुंबई में ड्रग कार्टेल से जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत करीब 2 करोड़ 20 लाख थी, जो साल 2013 में बढ़कर लगभग 14 करोड़ हो गई। ये तो वो ड्रग्स थे जो बरामद किए गए थे। कितने ड्रग्स बेचे गए, कितने खरीदे गए, कितने लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया और नशे की हालत में उन्होंने कैसे इंसानियत को शर्मिंदा किया, ये दिल दहला देने वाली कहानी है। नशे में मैं इतना अंधा हो गया था कि बच्चे और बड़े में कोई फर्क ही नहीं कर पाया। क्या किया, क्या कर रहा था, कुछ नहीं पता। सुनो जी? तुम आलिया हो ना? जी। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ जाबाना, बेखुद किए देते हैं दुनिया में अगर। अल्लाह रहम, मुझे माफ कर दे। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफी चाहिए। मैं कसम खाता हूँ कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगा। तुम महशर में भी कह देना मेरे वारिस, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना।
जब हमारी रगों में दौड़ता है तो इसका सबसे पहले असर हमारे दिमाग पर, हमारे जहन पर होता है। और जब एक बार जहन मर जाए तो इंसानियत को मरते ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सही गलत का कोई फर्क नहीं रह जाता, कोई कुछ नहीं सोचता। ना तो वो ट्रैफिकर्स जो ड्रग्स स्मगल करते हैं, ना वो डीलर्स जिनके लिए इंसान की कीमत सिर्फ बिजनेस है, और ना ही वो ड्रग एडिक्ट्स जिनके हाथों इंसानियत तिल तिल कर मरती है। करीब 15 लड़कियां एक ऐसे ही ड्रग एडिक्ट शैतान का शिकार हुई। मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाने के बाद भी वो पकड़ा नहीं गया, बेखौफ घूम। आलिया, ए बेटा, सुनो, तुम आलिया हो ना? जी। आलिया, आलिया, ए आलिया, ला जाने ये लड़की कहाँ चली जाती है। ए आलिया, आलिया को देखा क्या? आलिया, ए आलिया, आलिया, आलिया को देखा क्या आपने? आलिया, मौसी, आलिया को देखा क्या? आलिया को देखा क्या आपने? आलिया, आलिया, चाची, आलिया, कहाँ है तू? क्या हुआ है तुझे? ये सब किसने किया? किसने किया ये सब? बच्ची कुछ बता नहीं रही है। लेकिन उसे हुआ क्या है? अल्लाह जाने क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है। सुनो, जी तुम आलिया हो ना? जी। मैं मुश्ताक, तेरा चाचा सादिक का दोस्त। वो घर पे है? नहीं, वो काम पे गए हैं। ज़रूरी काम था उनसे। अच्छा, मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ, तुम अपने चाचू से कहना कि वो मुझे फ़ोन कर लें। ठीक है। फ़ोन तो मैं दुकान पे भूल आया, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नंबर देता हूँ। या अल्लाह, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अब्दुल भाईजान को। वो हमारे भरोसे पर अपनी लड़की को हमारे पास छोड़ के गए थे। लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। वो भी बच्ची है, सिर्फ 10 साल की तो है। तुम देखना, वो धीरे धीरे सब भूल जाएगी। हफीज़ा, हमारी बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। हमें कुछ भी करके उस कमीनों को सज़ा दिलवानी ही होगी। हम ऐसे हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। ये आज हमारी बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और की बच्ची के साथ होगा। कब वो आई? आज दोपहर करीब 2:30 बजे। उसने अपना नाम मुश्ताक बताया और ये भी कहा कि वो मेरा दोस्त है।
वो आलिया को बहला कर ले गया और आलिया बेटा, क्या तुम्हें याद है वो तुम्हें कहाँ लेकर गया था? तुम जानती हो उसे? वो तुम्हारे मोहल्ले का है। देखिए, एफआईआर दर्ज करने से पहले हमें इसका मेडिकल करवाना होगा। इसे सिविल हॉस्पिटल लेकर जाओ। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आलिया को देखा तक नहीं। मुश्ताक नाम के किसी आदमी को जानते हो? कोई हो जो मोहल्ले में रहता हो? नहीं साहब। मैं किसी मुश्ताक को नहीं जानता। और साहब, मुझे नहीं लगता कि मोहल्ले के किसी आदमी ने इतना घटिया काम किया होगा। और मान लीजिए साहब, किसी ने इतना घटिया काम किया भी होगा तो भला अपना असली नाम क्यों बताएगा साहब? बच्ची को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, गलत हुआ है उसके साथ। बेटा बता सकते हो कहाँ लेके गया? आलिया बेटा, क्या तुम बता सकते हो वो आदमी दिखने में कैसा था? सर, वो ठीक से उस आदमी का हुलिया नहीं बता पा रही। 10 साल की बच्ची है सर, बहुत ज़्यादा डरी हुई भी है। पूरा मोहल्ला छान, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। यस सर। नहीं साहब, मैं किसी मुश्ताक को नहीं जानता। अगर वो मेरा दोस्त होता या मेरे जानने वाला होता तो मेरा फ़ोन नंबर उसके पास होता ना। वो मेरी भतीजी आलिया को नंबर देने के बहाने से क्यों बुलाता? हो ना हो साहब, उसने ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया है। हमने आपके मोहल्ले का एक एक घर छाना, हमें कोई सुराग नहीं मिला। और आलिया इतनी छोटी है कि वो ठीक से उस आदमी का होलिया भी नहीं बता पा रही। एक बार अगर ये स्केच बन जाता तो हमें पता चलता कि वो आदमी दिखता कैसे है। हाथ लग जाए तो वहीं काट डालू हरामजादे को। भाईजान, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती मेरी है। मैं छोटी सी बच्ची का भी ख्याल नहीं रख पाया। नहीं सादिक, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। जी? तुम उमेश पवार की बेटी हो ना? हाँ। मुझे लगा था। मैं हरीश सिंह हूँ, तुम्हारे पापा का दोस्त। वो किधर है? पापा तो भी काम पर होंगे। तुम उनको मेरा नंबर दे दोगी क्या? बहुत टाइम हो गया उनसे बात नहीं हुई। ठीक है। फोन शायद मैं दुकान पे भूल गया। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नंबर दे देता हूँ। ठीक है अंकल।
हाँ बोलो। अच्छा क्या हुआ? अहो वो प्रीति अभी तक क्लास से वापस नहीं आई है। अरे क्लास लेट तक होगी, आ जाएगी। तुम भी ना छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाते हो। चल देव फोन आता। हेलो, क्या मैं उमेश पवार से बात कर रहा हूँ? हाँ जी, आप कौन? मैं रमेश चौहान बोल रहा हूँ, साईनगर बस स्टॉप से। मुझे यहाँ बच्ची मिली है, वो अपना नाम प्रीति बता रही है। वो कह रहे हैं कि आप उसकी पिता है, वो बहुत रो रही है। उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ हुआ है। क्या? पापा जल्दी आएंगे। पापा आएंगे। चुप हो जा बेटा, पापा आ गया। क्या हुआ? बता मुझे बेटा, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? मेरा नाम रमेश है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तभी इसको देखा। अरे हो बाबा, तामस है हो। कामाची डिलिव्हरी टायमावर कर। आम्ही करतो तुला फोन। क्या हो बेटा? क्यों रो रही हो? सांग मला काय बेटा, क्या हुआ तुझे? बोल ना। बेटा हमें बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और वो आदमी हरीश कहाँ लेकर गया था तुम्हें? तुम उमेश पवार की बेटी हो ना? हाँ। तुम उनको मेरा नंबर दे दोगी क्या? बहुत टाइम हो गया, उनसे बात नहीं हुई मेरी। ठीक है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नंबर दे देता हूँ। ये क्या है अंकल? बच्ची पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, गलत हुआ है उसके साथ। हरीश बताया था। मैं हरीश सिंह हूँ, तुम्हारे पापा का दोस्त। और उसने कहा कि मैं उसका नंबर बाबा को दे दूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो लेकिन साहब, हरीश नाम का मेरा कोई दोस्त है ही नहीं, और ऐसे नाम वाले किसी आदमी को मैं जानता तक नहीं हूँ। और अगर उसको मेरा नंबर चाहिए था तो वो प्रीति से मांग सकता था। इसके लिए इसे साथ में ले जाने की क्या जरूरत थी? बेटा तुम क्या हमारे स्केच आर्टिस्ट को उस आदमी का हुलिया बता सकती हो? मतलब वो कैसे दिखता था, कितना लंबा था, उसके बाल कैसे थे? उसकी सिर्फ एक आंख थी और दूसरी आंख सफेद थी। प्रीति, तुम उमेश पवार की बेटी हो ना? हाँ, वो इन अंकल के हाइट के थे। चूचा की ना तो यहीं पे गर्दन काट दूंगा, समझी? उसके दांत बहुत गंदे थे।
मीडिया में अफरा तफरी मच गई। हर जगह यह खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस सख्ते में आ गई। पिछले कुछ महीनों में छोटी बच्चियों के साथ मोलेस्टेशन के और भी मामले सामने आए, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। सर, ये केस एलसी मार्ग में हुआ था जनवरी में। और ये आसपास के केसेस की फाइल है। ऐसे और भी केसेस हैं? सर, आसपास के इलाकों से ऐसे 6 केसेस दर्ज किए गए हैं सर। ये तो सब वही केसेस है जो दर्ज किया गया। वो आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया। आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे केस होंगे जो अभी तक रिपोर्ट नहीं दिखवाए गए। समाज में शर्मिंदगी की वजह से कई माँ बाप ऐसे केसेस रिपोर्ट करवाने से कतराते हैं। सर, 2 केसेस में हमें क्लियर स्टेटमेंट मिली है। एक तो 13 साल की बच्ची प्रीति के केस में, और ये एलसी मार्ग पे रहने वाली 10 साल की आलिया उसके केस में। इन दोनों केसेस में सादमी ने एक ही पैंतरा इस्तेमाल किया सर। मैं मुश्ताक, तुम्हारे चाचा सादिक का दोस्त। मैं हरीश सिंह हूँ, तुम्हारे पापा का दोस्त। सर, उसने इनसे कहा कि उनकी फैमिली मेंबर्स का दोस्त है और नंबर देने के बहाने नहीं ले गया सर। और दोनों केसेस में उस आदमी ने लड़कियों को नाम से बुलाया, आलिया और प्रीति। तुम आलिया हो ना? जी। प्रीति जी। आलिया के केस में तो लोकल पुलिस ने पूरा मोहल्ला छाना, और प्रीति के केस में लोकल पुलिस ने सारे बिल्डिंग वालों और आसपास के सभी लोगों से पूछताछ की। सर, मुझे क्या लगता है कि ये किसी सीरियल क्रिमिनल का काम है जो घूम घूम कर छोटी उम्र की बच्चियों को टारगेट कर रहा है। ऐसे घिनौने अपराध करने वाला आजाद घूम रहा है। किसी भी हालत में हमें उसे पकड़ना होगा। आखिरी बार ऐसी शर्मनाक घटना कुरला में हुई थी सर। जितनी जल्दी हो सके केस क्रैक करो, जितनी फोर्स चाहिए लगा दो, हर हिस्ट्री शीटर से पूछताछ करो, कुछ भी कर लेंगे, इस आदमी को पकड़ो। सर, उसकी एक आंख थी जी और राइट आंख सफेद। अच्छा बच्चे, तुमने उसे कभी भी देखा था कहीं भी, घर के आसपास या स्कूल से आते जाते वक्त कभी? नहीं सर, वैसे मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। बेटा, यही वो? सुनो, तुम आलिया हो ना? सारे पुलिस स्टेशंस में चेक करो। पास्ट में हुए मोलेस्टेशन केसेस के सारे हिस्ट्री शीटर्स की डिटेल्स चाहिए मुझे। ओके सर। सर, हमें अलग अलग जगहों पर अपनी टीम्स भेजनी चाहिए, खासकर सुनसान इलाकों, क्योंकि दोनों केसेस में एक ही पैटर्न, मुजरिम सूनी जगहों पर बच्चियों को अपना निशाना बनाता है। सर, हमें पब्लिक प्लेसेस पर भी अपनी पैनी नजर रखनी चाहिए। जनरली ऐसे केसेस में मुजरिम या तो ड्रग एडिक्ट होता है या फिर शराबी होता है। राइट। इससे पहले कि वो किसी और को अपना निशाना बनाए, हमें उसे दबोचना होगा। ऐसा काम तो कोई हटेला दिमाग वाला ही कर सकता है। मुझे लगता है साहब ये नशेड़ी है। 78 ड्रग एडिक्ट से पूछताछ कर चुके हैं साहब। आप सीधा ड्रग सप्लाई की चेन पे हाथ मारें, मैं यहाँ बाहर वालों पे हाथ मारूं। ये आदमी चाहिए मुझे। छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया इसने। एक आंख नहीं है इसकी, और से देख। देखा है कहीं? नहीं साहब, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। साहब, मैंने भी कभी इसे ड्रग्स नहीं बेचा। साहब, यहाँ ड्रग्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर ये नशा करता होगा तो किसी से भी ले सकता है। किससे लेता होगा ड्रग्स? अब ये मुझे क्या मालूम साहब। फॉरेनर गैंग भी इस धंधे में घुसा हुआ है। कहाँ मिलेंगे ऐसे गैंग?
आया नहीं वो? पता नहीं साहब, लेकिन वो हर शाम यहाँ आता है। 10 मिनट में अपना धंधा करता है और पतली गली पकड़ के निकल जाता है। कोई फ़ोन नहीं रखता, फिक्स ग्राहक है सारे। 10 मिनट में जितने ग्राहक आए सो आए, वरना नहीं। बेचता क्या है? सब कुछ बेचता है सर, चरस, गांजा, अफीम, कोकीन और टेबलेट्स। एक कांस्टेबल खड़ा करो सादा वर्दी में। आज नहीं आया लेकिन कल आ सकता है। सर, लगता है उस फॉरेनर ड्रग डीलर को भनक लग चुकी है कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। मुझे डर इस बात का है कि कहीं उसे एक आंख वाले मॉलेस्टर को भी भनक ना लग गई हो कि हम उसके पीछे लगे हुए हैं। बेटा चावल लेना। नहीं चाचू। बेटा जो कुछ भी हुआ है इसे बदला नहीं जा सकता। याच्यात तुझी काहीच चूक नाही आहे। कुछ भी हो जाए हमें हौसला नहीं हारना। मैं और तेरे बाबा है ना तेरे साथ। तू इसे एक बुरा सपना समझ के भूल जा। अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। तू मेरी अच्छी बच्ची है ना? पुलिस की बहुत कोशिशों के बाद भी वो एक आंख वाला दरिंदा आजाद घूम रहा था। उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था, ना तो उसका नाम और ना ही कोई और पहचान। उस घटना के बाद ऐसी कोई दूसरी घटना भी नहीं हुई। तो क्या वो दरिंदा पुलिस के जाल से बच के निकल चुका था? सब हो ना हो वो अलर्ट हो चुका है, या शायद उसने जगह ही बदल दी है। वो फॉरेनर ड्रग सप्लायर भी दोबारा वहाँ नजर नहीं। ठिकाने बदल दिए दोनों ने शायद। तो क्या अब हम दूसरे शहरों को टारगेट करना शुरू कर दें? जग्गू है। हाँ जग्गू बोल। साहब पता चल गया साहब, सब उसको गोटी बुलाते हैं क्योंकि उसकी एक गोटी जैसी दिखती है। असली नाम क्या है? अशफाक शमीम। एक ड्रग डीलर से इसकी कुंडली मिली है साहब। ये शमीम छोटी मोटी चोरियां करता है, मोबाइल, चैन और ये सब बेचकर ड्रग्स के लिए पैसे जुगाड़ करता है। ड्रग डीलर का नाम? साहब अपने नेटवर्क है, आगे काम आएगा, वहाँ हाथ मत मारो। ठीक है। अशफाक शमीम पूरा नाम मिल गया इसका। अगर छोटी मोटी चोरियां करता रहा है तो किसी ना किसी पुलिस स्टेशन में इसका रिकॉर्ड भी होगा। फाइंड आउट। क्या ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? कोई तो ठिकाना होगा इसका। खोद डालो, बाहर निकालो साले को। कोई तो होगा, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला। ढूंढो उसको। हाँ साहब, इसकी माँ और भाई दोनों मोहसिन चाल के 32 नंबर खोली में रहते हैं। हाँ अभी आपको घर पर ही मिलेंगे। मुमताज शमीम। जी। अशफाक शमीम आपका बेटा है ना? जी। अल्लाह, अब क्या किया उसने? हर बार अशफाक की गलतियों के लिए पुलिस हमें पकड़ती है। मैं तो तंग आ गई उससे। साहब हम तो अशफाक से मिलते तलक नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है।
काफी अरसे पहले ही हम लोगों ने उससे हमारे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं साहब। साहब, एक माँ का कलेजा जलता है जब उसका बेटा उसके पास नहीं होता, लेकिन मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपने बेटे को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। वो इसी लायक था साहब, बहुत बुरा इंसान है, ना तो खुद सुकून से जीता है और ना ही हमें जीने देता है। ए मुमताज, साजिद, हमें अशफाक चाहिए हर हालत में। अगर वो हमें नहीं मिला ना तो तुम्हारी तकलीफ और बढ़ जाएगी। पहले ही कौन से कम तकलीफें हैं जिंदगी में। हाँ साहब, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है और ऊपर से अशफाक की वजह से और परेशान हो गए। हर बार चोरी वो करता है और पुलिस हमें पकड़कर बंद कर देती है। थक गए हैं साहब। वो तो पलट के हमारी तरफ कभी देखता भी नहीं कि हम जिंदा हैं कि मर गए। हाँ, बस जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो ही उसे हमारी याद आती है। साहब, नशे का आदी है ना। साहब, मैंने खुद अपने भाई को 2 बार पकड़वाया था, लेकिन पुलिस उसे बार बार छोड़ देती है और फिर तलवार हमारे सर घूमती रहती। उसने छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया है। हमें अशफाक चाहिए हर हालत में। अगर वो नहीं मिला तो समाज की और बच्चियों के साथ भी यही कर सकता है। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा दे रहा है अल्लाह, जो ऐसा बेटा दिया। जिंदगी जैसी भी मिली उसे अच्छी बनाता, काम करता, लेकिन नहीं, गलत चीजों में ही दिलचस्पी थी उसकी। तो क्या करते साहब, एक दिन मन मार के घर से निकाल दिया। आप ही बताइए साहब, क्या करती मैं? सब मुझे गाली देते हैं, परवरिश को गाली देते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ साहब? मैं अपने बच्चे को समझा सकती हूँ, मार के फटकार के उसे सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन बच्चा फिर भी न माने तो मेरा क्या कसूर साहब? मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे कि जब लोग उसकी वजह से मुझे गाली देते हैं तो मुझे कैसा लगता है? उसके सारे गुनाहों की जिम्मेदार दुनिया मुझे ही मानती है, मुझे ही मानती है। पुलिस अशफाक शमीम के परिवार तक तो पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। वो कहां था किसी को कुछ पता नहीं था। और फिर एक दिन एक खबर मिली। मुझे बीच में मत फंसाया रिजवान, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। गारंटी देगा? 101% गारंटी। चल बता। 3 बजे मठ पे कहाँ? आज आपको बोल साहब, शमीम मिल जाएगा। कहाँ है वो? बताता हूँ साहब, पर मेरे नेटवर्क की गर्दन मत तोड़ना साहब। तो बोल तो। मैंने गारंटी दी है साहब। चक्कू, कहाँ आएगा शमीम? कहाँ है तेरा नेटवर्क? साहब आएगा, पक्का बोला है, वो ज़रूर आएगा साहब, लेकिन आप उसको टच मत करना साहब। अपन प्रॉमिस दिया था साहब, साहब को बोला ना आप। हाँ, लेकिन पहले आने तो दे। आएगा साहब, आएगा। शमीम नया फ़ोन मारा है, तो आपका स्मार्टफोन एकदम पक्का इन्फॉर्मेशन है साहब।
ये शमीम के पॉकेट से मिला, चुरा कर बेचने जा रहा था ड्रग्स के लिए। तड़पने दो साले को, जितना ज्यादा तड़पेगा उतना जल्दी मुंह खुलेगा। जितना टाइम लेना है तुझे तू ले, मैं इंतजार करूंगा तेरे बोलने का। उन लड़कियों के साथ वो गंदा काम मैंने ही किया साहब। लड़कियां नहीं बच्चियां। 11 केस रजिस्टर है हमारे पास और तू अब तक पकड़ा नहीं गया। चल शुरू हो जा। बहुत सारी लड़कियां थी साहब, मेरे को तो याद भी नहीं है। ये हरकतें कब से कर रहा था तू? महीनों से। क्यों? लत लग गई थी साहब। मैं अच्छे और बुरे में फर्क करना भूल गया था। मेरा दिमाग खराब हो गया था साहब। शमीम भाई, आज तो बड़ा तगड़ा हाथ मारा है, आज तो बनता है। साले आज एक चुस्की ले ही ले, इसका मजा अलग ही है। चल बनता है, आज पिलाई दे, देखिए कितना मजा है इसमें। मजाक मजाक में नशे की आदत लग गई साहब, और एक बार जब नशे की आदत लग गई तो बॉडी को बार बार नशे की जरूरत महसूस होने लगी साहब। How is the cooking? Yeah, much more, man, much more. तेरे घर वालों ने तुझे घर से निकाल दिया, पैसे देने बंद कर दिए। कहां से लाता था ड्रग्स के लिए पैसे? मोबाइल फोन चोरी करता था साहब, ज़्यादातर लोकल ट्रेन था। वो कॉलेज के लड़के लोग जाते थे सुबह सुबह, उनके पास मोबाइल फोन होते थे। कब से शुरू किया तूने ये सब? नशे की हालत में था साहब, सब भूल गया था, दिमाग खराब हो गया था साहब। नशे में मैं इतना अंधा हो गया था कि बच्चे और बड़े में कोई फर्क ही नहीं कर पाया। क्या किया, क्या कर रहा था, कुछ नहीं पता। पहली बार जब किया था साहब, मुझे बहुत बुरा लगा था साहब। मुझे अपने आप से ऐसे घिन सी आती थी साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती है साहब। गलती? कमीने, कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, तुझे पता है? मैं जानता हूँ साहब, मैंने अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफी भी मांगी थी साहब। बेखुद किए देते अल्लाह रहम, मुझे माफ कर दे। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं कसम खाता हूँ कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगा। अल्लाह की कसम साहब, मैंने हर बार कोशिश की, मैंने बहुत बार कोशिश की साहब कि ये सब छोड़ दूंगा। मैंने अल्लाह से दुआ भी किया था कि कभी पकड़ा ना जाऊं, और कभी पकड़ा भी नहीं गया। और हर बार कसम भी खाता था कि दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन हर बार किया सर, बार बार किया। नशा जब चढ़ता था मैं सब कुछ भूल जाता था, जानवर से भी पत्थर बन जाता था। मैं अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कभी नहीं रोक पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती
बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। उन लड़कियों का नाम कैसे पता चलता था तुझे? मैं उन पे नजर रखता था और धीरे धीरे सब कुछ जान जाता था। उनको भी अपना ऐसा नाम बताता था कि वो आसानी से मुझ पे यकीन कर ले। मैं मुश्ताक, तुम्हारा चाचा सादिक का दोस्त। मैं हरीश सिंह, तुम्हारे पापा का दोस्त। कभी पिंटू, कभी सिंह, कभी कुछ और। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। स्टेटमेंट दे लो इसका, कल कोर्ट में पेश करते हैं सर। एक बार, बस एक बार पुलिस उससे मिलने दे, वहीं गाड़ दूंगा हरामजादे को। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अल्लाह उसको उसकी किए की सजा जरूर देगा। अशफाक शमीम के खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशंस में बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड थे। शमीम के बयान के मुताबिक ऐसी और भी लड़कियां हैं जो उसकी हैवानियत का शिकार बनी थी, लेकिन उनके केस कभी रजिस्टर ही नहीं किए गए। हर पुलिस स्टेशन जहां जहां शमीम के खिलाफ केस रजिस्टर किए गए थे, वो बारी बारी से शमीम की कस्टडी ले रहे थे। इस केस की चार्जशीट अभी तक दर्ज नहीं हुई है। वो विदेशी जिससे शमीम हमेशा ड्रग्स खरीदा करता था, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस को शक है कि शमीम के केस में पुलिस की कार्रवाई देखकर वो अलर्ट होकर अंडरग्राउंड हो गया है। ड्रग ट्रैफिकर्स, ड्रग डीलर्स, ड्रग सप्लायर्स, ये पूरा ड्रग माफिया इंसान और इंसानियत के खिलाफ काम करता है। ये लोगों को अपना गुलाम बनाकर उनकी जिंदगी उनके लिए ही बोझ बना देता है। पुलिस और प्रशासन की काफी कोशिशों के बाद भी ये ड्रग माफिया बार बार सांप की तरह अपना फन फैला लेता है, क्योंकि लोग नशे के आदी हो चुके होते हैं और ऐसे लोगों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ड्रग्स के बिजनेस से जुड़े लोग हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन्हें लोगों को नशे का गुलाम बनाना है, ताकि उनका जिंदगी खरीदने और मौत बेचने का बिजनेस कभी बंद ना हो। एक बार इसे चखना मौत को चखने के बराबर है, लेकिन फिर भी लोग इसे चखते हैं और हमेशा के लिए ड्रग माफिया की गिरफ्त में फंस जाते हैं। मौत के इस कारोबार को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंकने का एक ही उपाय है, और वो बहुत मुश्किल नहीं है। जस्ट से नो टू ड्रग्स। किसी भी ड्रग से दोस्ती ना करें, ना शौक के लिए, ना मस्ती के लिए और ना ही एक्सपेरिमेंट के लिए। ये वो दोस्ती है जो हमेशा महंगी पड़ती है। हमारे शरीर, हमारे दिमाग को तो जिंदगी का नशा होना चाहिए। ये वो नशा है जो हमारे आने वाले कल के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये ड्रग्स का नशा आपको जिंदगी से लड़ने की, गमों को भूलने की ताकत नहीं देता, बल्कि आपको बुज़दिल बनाता है। ये जिंदगी का कोई मजा नहीं देता, बल्कि एक ऐसी सजा देता है जिसमें इंसान तिल तिल कर मरता है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। ठीक है तुसी तो एक घर च किवें आ गए? मैंने की पता कितना आ गया।
आसपास के चारों गांव में जिन जिन के पास भी लाइसेंसी हथियार हैं चेक कर लिए हैं सर, सभी निर्दोष लगते हैं। मतलब ये गैंग बिना लाइसेंस के हथियारों और कारतूसों का इस्तेमाल कर रहा है। फिर तो इन्हें पकड़ना और भी मुश्किल होगा सर। इतने सारे खबरी फैले हैं, फिर भी इन गैर कानूनी हथियारों और गोले बारूद की तस्करी जारी है। अब तो एक ही तरीका है सर, हमें किसी भी तरह इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। और ये आसान गल नहीं है सर, इनके वारदात करने का कोई एक तरीका नहीं है। ये कभी भी वारदात करते हैं। भाई 8 महीने हो गए हैं इनके इस तांडव को चलते। 15 डकैतियां और सारी की सारी एक ही तरह से अंजाम दी हुई, एक ही मोडस ऑपरेंडी, बंदूकें चमकाना, लोगों को डराना, लूटना और भाग जाना। किसी के पास तो इनकी कोई खबर होनी है। महेंद्र सर, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स निकालो और जितनी जल्दी हो सके कुंडली निकालो सालों। जान लगा देंगे सर। सिलसिलेवार डकैतियां हो रही थी। इस गैंग के आतंक का साया सर पे नाच रहा था, लेकिन उनका पता लगाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था, क्योंकि वारदातों में इस्तेमाल बंदूकें और कारतूस गैर लाइसेंसी थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हत्या, डकैती, लूटपाट और छीना झपटी जैसे 85% अपराधों में गैर कानूनी हथियारों का इस्तेमाल होता है। काफी राज्यों में इस तरह के हथियारों, गोली बारूद के कारखानों की भरमार है, जिनकी तस्करी पूरे भारत में की जाती है और कई बार इनकी कीमत सिर्फ 300 रुपए होती है। इन देसी बंदूकों और कट्टों के अलावा कानूनी कारखानों में बने लेकिन गैर लाइसेंसी हथियारों की तस्करी भी पूरे भारत में की जाती है, जिन्हें प्रभाव और इस्तेमाल में बेहतर समझा जाता है। ये चंडाल चौकड़ी बेधड़क एक के बाद एक डाके डाले चली जा रही थी, लेकिन उन तक जब पहुंचा गया तब वो एक ऐसे अपराध को अंजाम दे रहे थे जो उनके तरीके से अलग था। और की महेंद्र पुत्र, आज फिर नाइट ड्यूटी? हाँ दाऊ जी। ये ले पुत्र पानी। कब तक गुस्सा रखेगा पुत्र? अब थूक दे। मेरा गुस्सा थूक देने से ताया जी की नीयत नहीं बदल जानी बीच। देख पुत्र, तेरे बाबूजी के गुजर जाने के बाद उन्होंने तुझे और गुरलीन को बाबूजी की तरह ही रखा है। गुरलीन के ब्याह की सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी। सारा वसूल तो कर लिया ना। दुकान का आधा हिस्सा देने की बजाय तीसरा हिस्सा देते हैं हमें। खर्च किया लेकिन सारा वसूल भी कर लिया, तो कैसी इज्जत बेजी। ऐसे बात नहीं करते पुत्र। हाँ बंटी बोल। सर जी पक्का तो नहीं पता, लेकिन शायद खासकुरी गांव के घर में डकैती होनी है। तुझे कैसे पता? अरे क्यों मरवा रहे हो सर, बस उड़ती उड़ती खबर सुनी है। कौन से घर में? सर ऐना मैंने नहीं पता। ठीक है। क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं बीजी, काम का फोन था। हाँ पराठे ला भाई, ले भाई। ये महेंद्र बहुत ही एहसान फरामोश है, आपने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया। कोई नहीं जोगिंदर पुत्र, वक्त के साथ साथ सारी नाराजगी चली जानी है। ओ जी, थोड़ा हिस्सा उसे और दे दो ना। पर जीते, तू अच्छी तरह से जानती है कि मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई है। जोगिंदर के जाने के बाद उसका जो भी हिस्सा बनता है मैं उसके परिवार को बिना नागा देता हूं। ये बात हरप्रीत अच्छी तरह से जानती है, दुनियादारी समझती है वो। महेंद्र थोड़ा और बड़ा होगा ना, सब समझ जाएगा। जो बात उसे अभी गलत लगती है ना, जैसे ही जिम्मेदारी उस पर पड़ेगी सारी खटास निकल जानी है उसकी। हम यही इंतजार करेंगे। हम पोजीशन में हैं, लेकिन खबर पक्की है ना? उम्मीद करते हैं कि खबर सही हो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।
जाओ, भागने मत देना इनको, गोली मार दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ। मौका हाथ में था, लेकिन मुजरिम बाल बाल बच निकले। काफी दिनों तक फिर कोई और डकैती नहीं हुई। पुलिस को उन्हें धर दबोचने का दूसरा मौका नहीं मिला, लेकिन महीने भर बाद उन्होंने बहुत करीब हमला बोला। मोहिंदर एक डकैत को पहले ही देख चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे ये लुटेरे अब अपनी पहचान को और छिपाए नहीं रखना चाहते हैं। मोहिंदर, तूने भी उस डकैत को देखा है और उसने भी तुझे। अब थोड़ा संभल के रहना तू। वो नहीं है यहाँ। चलो कौन है? चोर, चोर, पकड़ो, पकड़ो। कौन है तुम लोग? कौन है तुम लोग? गोली मत चलाना। कौन? बाबूजी, बाबूजी, हाँ पुत्र, मैं तुझे तुरंत नहीं बता पाई। क्या है कि एम्बुलेंस को भी फोन करना था ना। आप कैसे हैं ताया जी? पता नहीं, ऑपरेशन के लिए अंदर लेकर गए हैं। मैं अस्पताल आता हूँ बीजी। घर से जो भी लूटा था यहीं छोड़कर भाग गए। चरणपाल की हालत कैसी है? सर, हॉस्पिटल से खबर आई है, हालत अभी भी नाजुक है। उस पर 2 गोलियां चलाई गई। सर, चरणपाल का भतीजा मोहिंदर दुमका पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल है। इन चारों डकैतों को पकड़ने के लिए जो टीम बनाई गई वो भी उसमें है। पिछली डकैती में इनका एक साथी मोहिंदर के हाथ लगते लगते रह गया था। और फिर उन्होंने इसके घर पर ही धावा बोला, बदला लेना। तू आ गया पुत्र। तेरे ताया जी की हालत तो अभी भी बहुत नाजुक बनी हुई है। फिक्र ना करो ताई जी, कुछ नहीं होना ताया जी को, जल्दी ठीक हो जाने हैं वो। रब पे भरोसा रखो ताई जी। जगमोहन ठीक हो जाने हैं ताया जी। एक गोली कंधे पे लगी, दूसरी सीने पे। वो पक्का मेरे वास्ते ही आए और साथ ही मैं छड्डांगा नहीं उन्होंने। जगमोहन, मोहिंदर, तुम चिंता मत करो, तुम हमारे डिपार्टमेंट के हो, हम पूरा जोर लगा देंगे इन लोगों को पकड़ने के लिए। लगता है तुमसे बदला लेने के लिए क्या है ये इन लोग? सर, मैं 8 महीने से इन लोगों के पीछे पड़ा, उनमें से एक तो मेरे हाथ में आकर फिसल गए। वो लोग डर गए होंगे क्योंकि तुमने उन्हें देख लिया था। वो बदला तो तुमसे लेने आए थे, तुम्हारे ताया जी बेकार में उनका शिकार हो गए। सब पिछली सारी डकैतियों में तो सिर्फ लोगों को डराने के लिए हवा में गोलियां चला देते। इस बार कुछ अलग किया है। सर, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन टीम में रहना चाहूँगा।
मोहिंदर, धुमका थाने की टीम में तुम पहले से ही हो जो उनको पकड़ने के लिए बनाई गई थी। देखो, इमोशनल मत हो, यकीन करो अमर, वो लोग हमारे हाथ से बच नहीं पाएंगे। सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सिर्फ मेरी वजह से ताया जी इतनी तकलीफ झेल रहे हैं। डॉक्टर साहब, बाबूजी कैसे हैं अभी? कंडीशन तो बहुत ही क्रिटिकल है। उनके कंधे की गोली अभी तक निकाल नहीं पाए हम लोग। आज फिर ऑपरेशन करेंगे। क्या हम उनको भेज सकते हैं अभी? जी हाँ, पर बेहोश है, दवाइयों का असर अभी भी है। एक्सक्यूज मी। .36 बोर बुलेट का खोल है ये। डकैती की ज़्यादातर वारदातों में 0.36 बोर बुलेट का इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भी उसी गैंग का काम है? हम कह तो सकते हैं, लेकिन इस बुलेट के खरीदार तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वारदात में और पहले हुई सभी वारदातों में जो हमें बुलेट मिले हैं, किसी पर भी हमें लीगल सप्लायर की छाप नहीं मिली। ओ यार, तेनों तो पता ही है, लावारिस बंदूकें और गोलियों के मालिक को ढूंढना बड़ा ही टेढ़ा काम है। वो प्रेशर है वीरे, वो प्रेशर है। पुलिस वाले के घर हमला होया है। वो भाई, ये जितने भी सप्लायर होते हैं ना, इनके साथ काम करने वाले लोग पुलिस के बहुत करीबी होते हैं। इन्हीं लोगों की निगरानी में सप्लायर्स और ग्राहकों के बीच बिजनेस होता है। वो नहीं है, ये तो मधुमक्खी के छत्ते बीच हाथ डालने वाला काम। कुछ भी एक कनेक्शन ला के दे। चल, कोशिश करता हूँ। एक सप्लायर का लिंक मिल जाए साहब, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ जानकारी तो ला ही दूंगा साहब। धर्म, तुझे क्या लगता है किसी पुलिस वाले का कनेक्शन हो सकता है इस लिंक से? साहब मुझसे पूछ रहे आप? साहब काम बहुत मुश्किल है, एक दिन का टाइम दो साहब मुझे, मैं कुछ ना कुछ तो निकाल ही लाऊंगा साहब। सर, दुमका पुलिस ने लाइसेंसी हथियार स्कैन किए हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सर, इसमें बिना लाइसेंस वाले हथियार और कारतूस इस्तेमाल हुए, लेकिन हाँ, देसी कट्टे नहीं थे। सर, गोलियां तो कहीं और से स्मगल होती हैं, उनका यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता है, और यहाँ पर लीगल हथियार बनाने वाले भी काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर अपराधों में जो ज़्यादातर बंदूकें इस्तेमाल होती हैं वो बिना लाइसेंस वाली होती हैं। अच्छा मोहिंदर, उसका चेहरा हल्का सा भी याद नहीं है तुम्हें? सर मैंने याद करने की बहुत कोशिश की, रात का टाइम था ना सर, अंधेरा बहुत था, इसलिए कुछ साफ दिखाई नहीं दी। मैनू माफ कर दो ताऊ जी, माफ कर दो मैनू। मुश्किल पकड़े जाएंगे। जो डकैत अब तक सिर्फ लूटपाट कर रहे थे, दहशत फैला रहे थे, अब एक कत्ल की कोशिश में भी उनका हाथ था, लेकिन लग रहा था कि शिकार ठीक से उनके निशाने पर बैठ नहीं रहा था। पुलिस उनके पीछे पड़ी थी, चूहे बिल्ली का खेल चले जा रहा था, पर जहां वो हमला करना चाह रहे थे, क्या उनकी उस अगली कोशिश से पहले वक्त रहते पुलिस उन तक पहुंच पाएगी? अरे यार, मुझे नहीं फंसना यार इसमें। मेरी गारंटी कुंदन, कुछ नहीं होगा तुझे, नहीं फंसेगा तू। हाँ तो तू पहले क्लियर कर लेना, साला ऐसा ना हो मैं दोनों तरफ से फंसूं। इधर पुलिस भी मुझ पर गोली चलाए, उधर मेरा लिंक भी मुझे मार डाले। कुछ नहीं होगा बोला ना, मैं क्या पहली बार काम पे लगा हूँ। अच्छा चल ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं। हाँ धर्म बोल। साहब एक लिंक मिला है, कुंदन नाम है उसका। कहाँ मिलेगा? मैं फिक्स करता हूँ साहब। और साहब वो उधर का खबरी भी है, वो संभालना साहब आप। तू फिक्स तो कर। ठीक है साहब।
श्रीकांत साहब। कुंदन। जी साहब। 4 लोग 8 महीने से लूटपाट मचा रखा है। देखिए साहब, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि मैं इनको जानता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं एक कारतूस के धंधे करने वाले के साथ काम करता हूँ साहब। तो जितना जानता है उतना बता। साहब देखिए, ये जो गैंग वाले लोग होते हैं ना, ये बंदूक तो एक बार खरीदते हैं, लेकिन गोलियाँ इन्हें बार बार खरीदनी पड़ती हैं। और मेरा लिंक गोलियाँ बेचता है थोक में। हाल ही में किसको बेची है इधर? हाल ही में तो नहीं बेची साहब, लेकिन करीब कोई 6 महीने पहले 0.36 बोर की 200 बुलेट बेची थी। डकैती की ज़्यादातर वारदातों में 0.36 बोर का इस्तेमाल हुआ है। इधर चंदवासा गांव में, वो मैंने ही जगह फिक्स की थी वहाँ पे। खरीदी किसने थी? परम बसरा। ये 200 है। हाँ, इतनी तो चाहिए थी मुझे। परम बसरा। जी साहब, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि उनकी गैंग से है या नहीं। तुम्हारे गोलियों का सप्लायर कौन है? निरंजन ढाका। लेकिन साहब, आप उसको हाथ मत लगाना साहब, वो मेरा लोग है। ठीक है, मैं इस परम बसरा का पता लगाता हूँ, लेकिन इस बीच अगर निरंजन ढाका कोई भी नई डील करता है तो तू मुझे बताएगा। अगर परम बसरा उस गैंग का है तो 3 लोग और भी होने चाहिए। सर, कुल मिलाकर 4 लोग हैं। ढूंढते हैं, पता लग ही जाएगा। ढूंढो, लेकिन जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वालट हो जाए। टारगेट सही लगता है, एक चांस लेकर देखते हैं, लेकिन सावधानी से। सर, कंधे से गोली निकाल दी गई है। अब बाबूजी को ठीक होने में और कितना टाइम लगेगा? थोड़ा वक्त लगेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 दिन में उनको छुट्टी भी दे देंगे। हाँ, पर ध्यान रहे, उनको पूरी निगरानी की ज़रूरत है। एक गोली हार्ट के पास लगी थी, जानते हैं ना? जी डॉक्टर साहब। वीर जी, एक गल करनी सी आपसे। हाँ बोल। वीर जी, इन लोगों के अलावा हमारा कोई और परिवार भी तो नहीं है ना? तुसी गुस्सा छड़ दो अब। मैनू पता है गुरली, छड़ दी नाराजगी। परम डेयरी में काम करता है। 3 दोस्त हैं जी उसके। गुरु सचदेवा जो सब्जी बेचता है, चंद्रूपल जो किसी ढाबे पे काम करता है, और तीसरा है जी यशपाल जोहल जो चाय का ठिया लगाता है। ये वही लोग हैं, इसका कोई सुराग हाथ लगा तेरे? नहीं साहब, लोकल मार्केट में मैंने बहुत पता किया, इन्होंने कोई सामान नहीं बेचा। अगर ये वही लोग हैं तो जरूर लूट का सामान कहीं बाहर बेचते होंगे। सर, गोलियां तो पक्का इसी परम बसरा ने खरीदी है, और इसके पास कोई लाइसेंसी हथियार भी नहीं है। सुना, एक काम करते हैं, उठा लेते हैं सारा। उठा तो लें सर, एक रिस्क है। क्या? अगर मोटी चमड़ी निकला तो कुछ उगलेगा नहीं, बेल पे जल्दी बाहर भी आ जाएगा, और हमारी मेहनत पे सब पानी फिर जाएगा सर जी। फिर तो एक ही रास्ता बचता है हमारे पास, हमें इनके अगले हमले का इंतजार करना होगा, या फिर किसी बड़े कांड में इन्हें रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। धर्म जी सर। अपने बंदों से कहो कि निगरानी रखें इन पर। मुझे एक एक हरकत पर नजर चाहिए। सर, रात का टाइम था और अंधेरा बहुत था, किसी का चेहरा साफ दिखाई नहीं थी। वापस घर आकर पुत्र के कितना अच्छा लग रहा है। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ताऊ जी, जिन्होंने आप पे हमला किया है ना, जल्दी पकड़े जाने हैं वो। पकड़े तो जाने हैं पुत्र, पर तू अपना ध्यान रखना। जी ताऊ जी।
सर, परम बसरा, गुरु सचदेवा, चंदर उप्पल और यशपाल जौहल, चारों पर निगरानी है, लेकिन कोई खास हरकत नहीं है। सराय, मुझे तो शक हो रहा है कि हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। अगर ये उसी गैंग का काम है तो क्यों फालतू में वो किसी को गोली मारने लगे? क्यों जानबूझकर अपने लिए मुश्किल खड़ी करेंगे कि पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाए? सर, वो आए तो मोहिंदर को मारने थे, जो मिला नहीं और बीच में उसका ताया आ गया। अब ये तो अंदाजा ही है ना सराय, कहीं ऐसा तो नहीं कि चरणपाल का इससे कुछ लेना देना हो? पुलिस की तफ्तीश किसी भी सिरे तक पहुंच नहीं पा रही थी। पुलिस के पास संदिग्ध अपराधी तो थे, लेकिन उनके खिलाफ सबूत एक भी नहीं था। इस बीच गैंग ने अपने हमलों में कमी कर दी थी। करीब 2 महीने गुजरे और एक अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी। साहब, पक्का पता नहीं, लेकिन परम बसरा हो सकता है। कितनी डील होनी है वो मालूम नहीं साहब, लेकिन निरंजन ढाका ने कच्चा घोड़ा गांव के भारी इलाके में मुझे हरी झंडी बताने को बोला था। अगर मैंने बोला कि सब सेफ है तो कल 12 बजे डील पक्की। ठीक है, हम लोग पहुंच जाएंगे। हाँ साहब, लेकिन मुझे और निरंजन ढाका को कुछ नहीं होना चाहिए। ओए, तो फिक्र न कर। सराय, 12 तो बज गए। The number you have called is switched off. कुंदन का फोन स्विच ऑफ। एक काम करते हैं, थोड़ी देर और वेट करते हैं। The number you have called is switched off. सराय, मुझे लग रहा है झूठी खबर थी। कुंदन का फोन। कुंदन, किधर है तू? हम लोग तेरा वेट कर रहे हैं। हाँ साहब, डील हो गई साहब। क्या? जी हाँ, वो निरंजन ने लास्ट टाइम पे जगह बदलने को कहा, मैं कुछ नहीं कर सका साहब। परम बसरा ही था ना? जी जी, गोलियां परम बसरा ने ही खरीदी। साहब देखिए, आप मेरे को इस झंझट से दूर रखिए। आप, वो आपका टारगेट परम बसरा था ना, आप उसे धर लीजिए साहब। हाँ ठीक है सर, परम बसरा ने और गोलियां खरीदी हैं। मतलब इन्होंने एक और डकैती हमले की प्लानिंग शुरू कर दी। सर, कहीं इस बार टारगेट मोहिंदर तो नहीं है? हाँ ठीक है। एक खबर मिली है, लेकिन कच्ची पक्की है। पता लगाकर इन्फॉर्म करता हूँ सर। खबर की जरूरत पड़े तो बताना। सर, गुरु सचदेवा, चंदर उप्पल, यशपाल जौहल, तीनों अपने घर पे नहीं है। तीनों के फोन भी बंद आ रहे हैं। मतलब कोई डकैती या फिर हमला बस होने ही वाला है। यही है हमारा टारगेट। हाँ धर्म साहब, चारों परम बसरा, गुरु, चंद्र, यशपाल सब साथ ही यहाँ पे, खासकर गांव के खंडरों में अभी भी हैं साहब। ठीक है सर, चांडाल चौकड़ी साथ में है, अभी पकड़ सकते हैं। टाइम कौन सा ठीक रहेगा? और जी कल करें तो आज कर, टाइम तो सही है। सर, तुम जिससे को लगा इधर से, हमें तक तुम कर।
तुम्हारा? भागने की गलती मत करना। महेंद्र, तू यहाँ इन लोगों के साथ क्या कर रहा है? सर मुझे खबर मिली थी कि ये लोग यहाँ हैं। तुझे इन्फॉर्मेशन मिली और तू हमें बिना बताए यहाँ आ गया। पीआई गौरव से बात हुई थी सर मेरी। लगता तो नहीं है कि तू इन्हें यहाँ गिरफ्तार करने आया। कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। जांच टीम को लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। मोहिंदर वहां पर चारों डकैतों के साथ पाया गया था और साफ जाहिर था कि वो वहां पर उन्हें पकड़ने के लिए नहीं आया था। तो फिर वो वहां क्यों आया था? अरे पुत्र, किथे जा रहा है तू? बीजी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। महेंद्र उन लोगों के साथ ही है और वो लोग तो कुछ और ही बता रहे हैं। आता हूँ। सत श्री अकाल साहब। सत श्री अकाल। जगमोहन, मोहिंदर के साथ तुम्हारी या तुम्हारे पिताजी की कोई अनबन थी क्या? थी तो सही, लेकिन इस हमले से पहले थी। उसके बाद तो जी सब ठीक हो गया था। किस बात को लेकर थी अनबन? जी वो महेंद्र को हमेशा लगता था कि हम उसके और उसकी माँ के साथ कोई धोखेबाजी कर रहे हैं। हमारी किराने और परचून की दुकान है जिसको पहले मेरे बाबूजी और जोगिंदर चाचा महेंद्र के पिताजी मिलकर चलाया करते थे। 7 साल पहले जोगिंदर चाचा जी गुजर गए। उसके बाद मेरे बाबूजी महेंद्र और उसकी माँ को दुकान की कमाई का कुछ हिस्सा देते हैं, लेकिन महेंद्र को लगता है कि ये हिस्सा बराबर का नहीं है, ये उसके साथ धोखेबाजी है। साहब आप ही बताओ कि ये हिस्सा बराबर का कैसे दें, क्योंकि दुकान का पूरा काम तो मैं और बाबूजी मिलकर संभालते हैं। लेकिन साहब आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? और आप मुझे महेंद्र की कौन सी बात बताने वाले थे? देखो जगमोहन, हमने महेंद्र को उस गैंग के साथ पकड़ा है जो तुम्हारे घर में घुसा था, जिन्होंने तुम्हारे पिताजी पर गोली चलाई। ऐसा नहीं है कि वो चोरी करने आए थे और गलती से गोली चल गई। वो तुम्हारे पिताजी को मारने ही आए थे। मार मार के बुलाहट कर देना है तुम लोगों को, क्योंकि सच है गलत है। सब हम महेंद्र के घर चोरी करने वास्ते नहीं गए थे साहब। चोरी तो एक बहाना था साहब जी। असल मकसद तो चंद्रपाल को मारना था, लेकिन मार नहीं पाए साहब। फिर अस्पताल में कोशिश की, वो बड़ा मुश्किल था साहब। छोड़ दिया। क्या हुआ? मुश्किल है। फिर हमने सोचा कुछ टाइम चुपचाप बैठना चाहिए। अभी हम लोग चंद्रपाल को उसके घर जाके मारने का सोच रहे थे साहब। मतलब तुम लोग उसे मारने के लिए एक हमलावर प्लान कर रहे थे? जी साहब। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सारी प्लानिंग महेंद्र की करी धरी है ना? जी साहब। 10 सालों महेंद्र ने किया ये सब? ये तो मैं जानता था कि महेंद्र मुझे और बाबूजी को नापसंद करता है, लेकिन इतनी नफरत करता है कभी सोचा नहीं था सर मैंने। लगता तो ऐसा ही है जगमोहन। महेंद्र उन डकैतों को पकड़ने वाली टीम में था और उसने उनका ही इस्तेमाल कर लिया अपनी खुंदक निकालने के लिए। ये नहीं हो सकता सर, हमें भी पहले यही लगा था, लेकिन उन चारों डकैतों ने खुद कबूला है। जब महेंद्र को उन चारों डकैतों की तस्वीरें दिखाई थी तो उसने जानबूझ के एक को भी नहीं पहचाना था। सर रात का टाइम था और अंधेरा बहुत था, किसी का चेहरा साफ दिखाई नहीं थी। इसका मतलब ये साला महेंद्र उसी रात से इसकी प्लानिंग में लग गया था जिस रात एक डकैत इसके हाथ से फिसला था। उन चारों ने कबूल कर लिया है कि तूने ही अपने ताया को मारने की उन्हें सुपारी दी थी। तू चाहे अब कितनी भी नौटंकी कर ले कि तू वहां सिर्फ उन्हें पकड़ने के लिए गया था। तेरा भांडा फूट चुका है।
तलाश कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं साहब? तेरा चेहरा अच्छे से याद है मुझे। तू उन 4 डकैतों में से एक है ना? जी साहब, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो एक मामूली चाय वाला हूँ। तुझे घसीट के ले जाकर खाल उधेड़ूंगा ना तेरी, तो तू सब कुछ सच सच उगल देगा। पर मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं। अगर तू वही करे जो मैं करूं, वो भी चुपचाप। पल्ले पैगी गल। और कौन कौन है तेरी गैंग में? एक बंदा है, उसे ऊपर पहुंचाना है। नहीं साहब जी, हम तो ये छोटी मोटी लूटपाट करते हैं, मारने का काम मारा नहीं है जी। पकड़ के बंद कर दिया ना, तो इतना टूटोगे कि जीना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों का। बस काम ऐसे करो कि लगे आए थे लूटपाट करने, गोली चल गई और बंदा ऊपर। मैं तुम लोगों में से किसी का नाम भी जाहिर नहीं होने दूंगा। बड़ा खतरनाक काम है जी। हमें क्या तुम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। मना तो तुम लोग मुझे कर नहीं सकते, लेकिन फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ जरूर दूंगा, लेकिन काम होने के बाद, समझ गए? उड़ाना किसको है जी? हाँ, मैंने अपने ताऊजी को मरवाने की कोशिश की, लेकिन बच गए वो। मैंने तो दोबारा कोशिश की थी उनको मरवाने की। कब से धोखा देते आ रहे हैं हमें। सब कुछ आगे जाके अपने बेटे को ही तो देने वाले थे। तू तो एक पुलिस वाला था, अच्छी तरह से जानता था कि जुर्म कर कोई बच नहीं सकता। जिन लोगों को पकड़ने के लिए तुझे काम पर लगाया था, तूने उन्हीं लोगों को अपने काम पर लगा लिया। कभी लगा ही नहीं मोहिंदर इस हद तक चला जाएगा। मैं तुझे बार बार समझाती रही, ऐसे फालतू का बैर रखना गलत है पुत्र। ऐसा क्या धोखा दिया तेरे ताया जी ने तुझे? हाँ, उन्होंने तो हमारी देख रेख की है। ताया जी तो अपने पापा जैसे थे वीर जी। इतनी छोटी सोच हो गई तेरी। तूने अपनी तो इज्जत खत्म की ही, हमारा भी सर नीचा कर दिया शर्म से। मोहिंदर का सामना डाका डाल रहे इस गैंग के एक सदस्य से हो गया। मोहिंदर ने इसे अपने नीच इरादों के लिए इस्तेमाल किया और अपने ताया जी चरणपाल पे गोली चलवा दी, जिनसे वो काफी वक्त से नाराज था। चरणपाल जी की हालत अब भी नाजुक है, लेकिन उनकी सेहत में दिन ब दिन सुधार हो रहा है। जो भी हथियार ये गैंग इस्तेमाल करता था, वो सारी बंदूकें, वो कारतूस गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस के थे। जांच से सामने आया कि जिन बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था, वो एक लाइसेंस्ड गन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से चुराई गई थी। उस कारखाने में एक गैंग मेंबर काम करता था। वो रात के अंधेरे में बंदूकों को वहां से निकालता और फिर उनका इस्तेमाल किया जाता। बाद में उन्हें साफ करके उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया जाता। इसलिए गैंग का सुराग मिलना और मुश्किल हो रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों गैर कानूनी, गैर लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल पूरे देश भर में अपराध के लिए किया जाता है। ये बंदूकें, पिस्तौलें, कारतूस, गोलियां पूरे देश में तस्करी के जरिए पहुंचती हैं। इनके अलावा बहुत से इल्लीगल हथियार बनाने वाले कारखाने प्रशासन की नाक के नीचे काम करते हैं। क्या ऊपर की रजामंदी के बिना ये कारखाने एक भी दिन चल सकते हैं? मानव तस्करी और ड्रग तस्करी की तरह हथियारों की तस्करी की जड़ें भी पूरी दुनिया में फैली हैं, जिसपे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी टिकी है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।